हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का सीरीज़ का लास्ट चैप्टर 6 डेमोक्रेटिक राइट्स। देखो, अभी हम तक जितना पढ़ा चैप्टर 5 तक हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक के बारे में और डेमोक्रेसी के बारे में कि आखिर क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे इसमें काम होते हैं, कैसे नियम को लाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे राइट्स जो होते हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। देखो, जो राइट्स होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तो आप 9th में होंगे, अभी आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप इंटर पास करेंगे ना, जब लाइफ की तरफ बढ़ेंगे, आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, जॉब की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जो दिक्कतें कौन लाएगा? गवर्नमेंट दिक्कत लाएगी, पुलिस वाले जो होंगे वो दिक्कत लाएंगे, जो आपके दुश्मन होंगे कह सकते हैं वो दिक्कत लाएंगे। तो उन दिक्कतों का सामना करने के लिए आपके पास अधिकार होना बहुत ज़रूरी है। तो हो आपके पास अधिकार, लेकिन आप जानते नहीं हैं, ठीक है। तो हर चीज़ का अधिकार आपको जानना जरूरी है। चाहे तो आप यूट्यूब पे 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो देख के अधिकार जान सकते हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, जिससे आपको पता चल पाए कि हाँ, मेरे पास ये अधिकार है जो गवर्नमेंट ने हमको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। इस चैप्टर में उसी अधिकारों की बात, यानी कि पूरा अधिकार तो नहीं दिया है, लेकिन क्या क्या है जो बहुत बड़े बड़े अधिकार हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए, वो अधिकार हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जो हर एक इंसान को, मतलब रात में उठा के भी पढ़ें, उससे पूछ लें कि तुम्हारे पास कौन से अधिकार है, तो बता सके, ठीक है। तो अधिकार हमको देखना है कि अधिकार क्या होता है, राइट्स क्या होते हैं और एक कहाँ कहाँ होते हैं। भाई उसी में जगह में होंगे जहाँ पर देश आज़ाद होगा और वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। तो इस चैप्टर का नाम इसी पड़ा है, डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि जनतंत्र का अधिकार, यहाँ की वहाँ के लोगों का अधिकार क्या है। देखो, पहले देख लेते थोड़ा सा ओवरव्यू, यानी कि छोटा सा इंट्रोडक्शन। कह रहा है इस चैप्टर में, यानी कि पीछे जो चैप्टर्स थे हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या था, वही जो भी बताया है मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया है। कह रहा कि वही चीज़ हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि अपने राइट्स के बारे में जानेंगे कि जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या अधिकार है, उन अधिकार का वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है, उनको कोई जानबूझ के फंसा रहा है किसी चीज़ में, किसी केस में, क्रिमिनल के चार्ज में, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास ये अधिकार है, हम उससे क्या हो सकते हैं, रिहा हो सकते हैं। तो वो सब अधिकार जानते हैं एक एक करके, और जो नहीं जानते हैं वो जब बड़े होंगे, इंटर के बाद जब पास करेंगे, तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो राइट्स आने वाले हैं जो हमारे लिए, वो सबके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है लाइफ विदाउट राइट्स। अगर क्या होता, हमको कोई भी राइट्स दिया ही नहीं होता, यानी हम ऐसे कंट्री में रह रहे होते हैं जहाँ पर कंट्री क्या होता, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता, यानी कि वही राजा होता जो सालों साल क्या कर रहा होता, राज होता, कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे कि मान लेते हैं चाइना है, ठीक है, चाइना क्या है, वहाँ पर एक ही राजा है। और क्या, कोरिया में देख सकते हैं जो तानाशाह होता है, किस तरीके से होता है, वहाँ कोई मीडिया नहीं है, ठीक है। कोई बंदा कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो गवर्नमेंट उसको गोली से उड़ा देती है, फांसी चढ़ा देती है। सोचो उस तरह का अगर हम राज्य में रहते हैं या कंट्री में रहते हैं, तो हमारे साथ मतलब कोई न्याय नहीं हो पाता, हमारे पास कोई जस्टिस ही नहीं हो पाता। लेकिन हम कैसे कंट्री में रहते हैं, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास कई सारे राइट्स हैं, कई सारे हमारे पास सपोर्टिंग है, हमारे पास पुलिस है, हमारे पास जस्टिस है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास सब कुछ है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर क्या है, राइट्स ही नहीं है, लोगों के पास अधिकार ही नहीं है बोलने के लिए भी, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या होगा अगर हमारे लाइफ से राइट्स को हटा दिया जाए, तो ये सब हो सकता है। देखो, यहाँ पर एक कहानी दी गया है, कहानी रियल है, ठीक है। बात आता है कौन सा, गौतमा बे। गौतमा बे क्या है, एक जेल है, ठीक है, जो कहाँ का जेल है, अमेरिका का जेल है। देखो हुआ क्या था, कह रहा है कि 600 लोगों को अलग अलग कंट्री से अमेरिका वालों ने उठा लिया था, यानी कि किडनैप कर लिया था बिना बताए किसी को। तो वही लिखा है अबाउट 600 पीपल वर सीक्रेटली पिक्ड अप बाय द यूएस फोर्सेस, यानी कि जो अमेरिका की आर्मी है, ठीक है, जो वहाँ की आर्मी है, उन्होंने 600 लोगों को अलग अलग कंट्री से उठा लिया था और उठा के जेल में बंद कर दिया था। कौन से जेल में? गौतमो नामो बे में। क्या नाम था उसका? एक जेल था, प्रिजन मतलब होता है जेल, ठीक है। कौन से जेल में? गौतनामो बे, ठीक है। देखो, ये जो गौतनामो बे है, ये जो जेल है, ये आता है क्यूबा के एक शहर के पास जहाँ पर अमेरिका नेवी रहती है, ठीक है। यानी कि अमेरिकन नेवी वहाँ पर क्या दे रही थी, उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रही थी और उनको उठा के जेल में बंद कर दिया था। अब जेल में बंद क्यों किया था? देखो, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, आप लोगों ने सुना होगा मूवी वगैरह में, ठीक है। मार्वल की जो मूवी देखते होंगे उनको पता होगा कि न्यूयॉर्क में ही लड़ाई हुई थी पहले एवेंजर की, वो सब बाद में बात करेंगे। तो 11 सितंबर 2001 में वहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे लोग बेचारे मारे गए थे। तो उन्हीं में जो अमेरिका एयरफोर्स थी, उन लोगों को पता चला था कि ये लोग हैं जो मतलब इस अटैक में शामिल थे। तो उन लोगों ने 600 लोगों को उठाया था, जिसमें से एक बंदा था जिसका नाम था जमीले बन्ना। ये कौन था जमीले बन्ना? जमीले बन्ना एक लड़की का पिता था, एनस नाम था उसका, उसकी लड़की का, उसी का पिता था जमेल एस बन्ना। उसको भी इन लोगों ने क्या किया था, किडनैप कर लिया था। क्यों किडनैप किया था? मैंने बताया था, अटैक हुआ था
26/11 जिसे कहा जाता है, ठीक है। 26 तारीख को हुआ था 11वें महीने में, यानी कि 11 सितंबर 2001 में हुआ था। याद रखिए, डेट याद रखिए, 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क में हुआ था। उसी की वजह से अमेरिका ने क्या किया था, 600 लोगों को उठाया था। फिर क्या कह रहा है, इन मोस्ट केसेज द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री वर नॉट आस्क्ड इवन इन्फॉर्म अबाउट देयर इम्प्रिजमेंट। कह रहा है काफ़ी लोग पूछते थे कि आप लोगों ने जिस 600 लोगों को किडनैप किया है या जेल में रखा है वो लोग कौन है, तो गवर्नमेंट इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही थी वहाँ की मीडिया को। क्यों? क्योंकि उनसे वो पूछताछ चल रहा था कि भाई तुम ही लोग थे जो उस अटैक में शामिल थे, तो इस वजह से कोई भी गवर्नमेंट वहाँ की रिप्लाई नहीं कर रही थी इस पर। लिंक अदर प्रिजन्स, एलबामा फैमिली गॉट टू नो दैट ही वॉज इन प्रिजन ओनली थ्रू द मीडिया। सोचो, कह रहा है यहाँ पर जो 600 लोग फैमिली थी उनके फैमिली वालों को पता ही नहीं था कि वो क्या जेल में बंद है। वो तो बाद में जब मीडिया आई, जब मीडिया ने सवाल किया गवर्नमेंट से कि आप लोगों ने जो 600 लोगों को किडनैप किया है, ठीक है, वो कहाँ है, तो जिसकी वजह से एलबामा की फैमिली जान पाई कि उनका जो पिता है, एलबामा जो है, बन्ना जो है, वो जेल में बंद है किसी अमेरिका के सिटी में। कह रहा कोई भी वहाँ की जो आर्मी थी उनसे मिलने नहीं दे रही थी, यहाँ तक कि उनको फैमिली से भी मिलने नहीं दे रही थी जो जेल में बंद थे। फिर कह रहे थे जो वहाँ की आर्मी थी, अमेरिकन आर्मी थी, उन सबको अरेस्ट कर ले रही थी जो उनसे क्या हो रहा था, बातचीत ज़्यादा मतलब करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फिर जो जेल में बंद थे 600 लोग, उनके साथ इंटरोगेट किया जाता है, यानी कि सवाल जवाब किए जा रहे थे कि तुम कहाँ थे उस समय जब अटैक हुआ था, तुम किधर थे, क्या काम कर रहे थे, सब कुछ पूछा जा रहा था, ठीक है। और डिसाइड करके उनको फिर से जेल में बंद कर दिया जा रहा था। देयर वॉज नो ट्रायल बिफोर एनी मजिस्ट्रेट इन द यूएस। कह रहा है उठाने के पहले, यानी कि उनको किडनैप करने से पहले अमेरिका ने किसी भी देश से हेल्प नहीं लिया, ना ही किसी को बताया, ठीक है, ना ही अपने गवर्नमेंट की जो वहाँ पे कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनको भी नहीं बताया उन लोगों ने कि हमने किडनैप किया है, क्योंकि बहुत बड़ा अटैक है जिसमें से काफ़ी लोग मारे गए थे। नॉर कुड दिस प्रिजनर अप्रोच कोर्ट इन देयर कंट्री। यहाँ तक कि वहाँ के जो 600 लोग थे उनके पास कोई भी अधिकार ही नहीं था कि वो लोग क्या कर सकें, सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाके गवाही दे सकें कि हम नहीं थे। सोचो, जो 600 लोग थे, 600 लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं था बोलने का, कोई भी अधिकार नहीं था कोर्ट में जाने का, कोई भी अधिकार नहीं था फैमिली से बात करने का, और कोई भी अधिकार नहीं था वहाँ से निकलने का। तो देख सकते हैं ये लाइफ है उनकी 600 लोगों की जिनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, और उठा करके उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं उन 600 लोगों के साथ क्या ऊपर गुजरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 600 लोग थे उसमें से कुछ लोग हो सकते हैं कि वो शामिल भी हो रहे हो अटैक में, लेकिन सारे लोग तो होंगे नहीं 600 लोग, बहुत लोग होते हैं 600। तो उसमें से कुछ लोग थे जो बेचारे बेकसूर थे, जिसकी वजह से उनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन उनके पास कोई अधिकार ही नहीं था वहाँ से निकलने का। तो ये कहीं का है, वही टॉपिक हमारा आता है लाइफ विदाउट राइट्स। क्या होगा यदि हमारे पास राइट्स ही ना रहें, तो ये होगा हमारे साथ। अब देखो, बाद में सब होने के बाद एक एमनेस्टी करके इंटरनेशनल है, ठीक है, वो क्या है, ये एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानों के लिए, हित के लिए लड़ती है। भाई मैंने बताया ना कि 600 लोग में 600 लोग तो अपराधी थे नहीं, कुछ लोग उसमें से बेचारे मासूम भी थे। तो उसी के लिए जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इंसान, जो शरीफ या कह सकते हैं मासूम इंसानों के लिए लड़ती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो वही उसका नाम है कौन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या है, ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है। ये क्या करती है, जब इनको पता चलता है कि 600 लोगों को अमेरिका वालों ने क्या कर दिया, ज़बरदस्ती उठा के जेल में बंद कर दिया है, तो उन लोगों ने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जुटाया, ठीक है, सबूत जुटाए, और जाके उसको सबमिट कर दिया कहाँ पे, अमेरिका के जो कोर्ट होती है वहाँ पे, ताकि 600 लोगों में से जो बेचारे शरीफ हैं, जो उनका कुछ कसूर नहीं है, उनको कम से कम क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके। तो ये कौन किया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों ने, जिसको कहा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, सबूत इकट्ठा किए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए, और उसको लाके अमेरिका के लॉज में रख दिया कि आप इनको जो 600 लोग हैं उन 600 में से सारे क्या हैं, कुछ ही कसूर है, बाकी बेकसूर है, उनको छोड़ दिया जाए। सोचो, ये जो अभी हमने देखा कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था, इतना करने के बावजूद भी जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उनसे, क्योंकि भाई काफ़ी लोग मरे थे 26/11 में, कई 2-2 बिल्डिंगें गिर गई थी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी मानने के लिए तैयारी नहीं थी, यहाँ तक कि जो वहाँ के क्या बोलते हैं जो जस्टिस वाले, यानी जो कोर्ट वाले थे, वो भी उनको क्या छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो वही यहाँ पर लिखा है, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी जो अमेरिका की जो सपोर्टेड है, यानी कि जो वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी है, जो सबको क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब मेन हेड कह सकते हैं, तो वो भी कह रहा है कि उनको छोड़ने के लिए क्या किए, अधिकार नहीं था, मतलब उनको छोड़ने का कोई परमिशन नहीं था, और उन्होंने क्या किया, इस पूरे केस को ही बंद कर दिया, और हमेशा के लिए उनको जेल में ही बेचारे रहने के लिए छोड़ दिया गया। देख सकते हैं उनके पास कोई भी अधिकारी नहीं था, ना बाहर से ना अंदर से, उनके साथ ज़बरदस्ती करके। भाई 600 लोग थे, 600 लोग में 600 लोग थोड़ी ना बेकसूर हो सकते हैं, उनमें से कुछ ही होंगे जो आतंकवादी होंगे, बाकी बेचारे तो बेकसूर थी ना, लेकिन उनके वजह से भी इनका भी राइट्स पूरी तरह से छीन गया। तो ये देख सकते हैं आप, अमेरिका का केस था। उसके बाद आते हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया यानी कि जहाँ से हमारा दुबई वगैरह है, वहाँ पर देखते हैं।
कह रहा है जो वहाँ की जो राइट्स हैं सऊदी अरेबिया के उनको देखना है। द केस ऑफ गौतम मानव बे लुक्स लाइक अ एक्सेप्शन। कह रहा है जो अभी हमने केस देखा अमेरिका वाला वो बहुत ही रेयर केस में होता है। अब जो है मैक्सिमम कंट्री को आज़ादी तो मिल गया, लेकिन कुछ कंट्री अभी भी हैं जो किसके अंडर में हैं, कुछ डिक्टेटर के अंडर में है जो राज करती हैं। तो ये कह रहा है जो गौतम मानव भी है वो एक्सेप्शन की तरह देखता है, लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हैं जो वहाँ पे नियम बहुत ज़्यादा लागू हैं, यानी कि वहाँ की जो कानून है, जो पुलिस वगैरह वहाँ की जो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में कहते हैं ना, अगर आप वहाँ पे जा किसी लड़की को छेड़ दिए हैं तो आपको फांसी पे चढ़ा देंगे सब, ठीक है। मतलब सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा क्या है, नियम स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अच्छे से जीवन व्यतीत कीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप जब भी बदतमीजी करेंगे, जब भी कोई क्राइम करेंगे, आपको मार दिया जाएगा। बस एक ही काम है, वहाँ पर जेल में नहीं रखा जाता, वहाँ पे लोगों को सीधे फांसी करके या गोली मार के ख़त्म कर दिया जाता है। इसी वजह से वहाँ पे जो क्राइम होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सज़ा नहीं दिया जाता, सीधे मार दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे देखा नहीं जाता कि कितना गलती है, आपने गलती किया तो आपको सज़ा मौत है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट है, जिसकी वजह से वहाँ क्राइम भी क्या होती है, 0% होती है, क्योंकि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है सऊदी अरेबिया का, द कंट्री इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटी किंग बाय द पीपल हैड नो रूल इलेक्टिंग देयर चेंजिंग रूल। यानी कि सऊदी अरेबिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। वहाँ पर एक राजा है जो हमेशा राज करता रहता है। जब उसका कोई लड़का होगा तो वो राज करेगा, फिर उस राजा का कोई लड़का होगा तो वो राज करेगा। इस तरीके से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। वही कह रहा था पीपल हैव नो रूल, यानी कि वहाँ के लोगों के पास कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सकें, कोई नियम, बस वहाँ राजा है और अपने तरीके से राज करता है। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द किंग सेलेक्ट द लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, ही अपॉइंट द जज हु कैन चेंज। देखो जो राजा है वहाँ का सऊदी अरेबिया का, वो खुद ही एग्जीक्यूटिव को चूज़ करता है कि कौन सा पुलिस भर्ती होगा, कौन सा नहीं होगा, और खुद ही क्या बनाता है, जज बनाता है कि हम भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जाके सबको फैसला सुनाते पड़ेंगे। तो उसने ये क्या किया, खुद ही अपने अंडर में रह के अपने लोगों को जज बनाया है और अपने लोगों को पुलिस बनाया है, अपने लोगों को अधिकारी बनाया है, ताकि वो लोग कंट्री को संभाल सकें, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, देख रहे हैं वहाँ पर कोई भी फ्रीडम नहीं है, लोगों के पास आज़ादी नहीं है, हाँ, लेकिन उनके पास इतना है कि वो अच्छे से रह सकते हैं बिना किसी क्राइम के। अगर क्राइम करेंगे तो जान से हाथ धोनी पड़ेगी। कह रहा सऊदी अरेबिया में कोई भी सिटीजन किसी भी तरह का, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर क्या हो सके, पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सके। ऐसा नहीं है कि आप गए, अगर आपका मन किया पॉलिटिकल फॉर्मेशन का बनाने का, नहीं बना पाएंगे। अगर बनाते हुए पकड़े गए तभी आपको हो सकता है मौत से दी जाए या जेल में बंद कर दिया जाए। यानी कि आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है वहाँ पे क्या करने के लिए, डेमोक्रेसी फैलाने का। वहाँ जो है वो राजा एक वही राज करता है, उसी के अंडर में आपको रहना है प्यार से। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ठीक है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ, क्या है वहाँ पे सऊदी अरेबिया में धर्म के लिए कोई भी क्या है, जगह ही नहीं दी गई है, यानी कोई भी आज़ादी नहीं किसी भी धर्म के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप हिंदू को भी वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखा रहा देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धर्म। एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम, वहाँ पर जो भी लोग रहेंगे वहाँ बस मुस्लिम ही रह सकते हैं और कोई धर्म के लोग नहीं रह सकते। नॉन मुस्लिम रेसिडेंट कैन नॉट फॉलो द रिलीजन इन प्राइवेट बट नॉट इन पब्लिक। देखो कह रहा है कि हाँ, मतलब मुस्लिम के अलावा भी अगर आप चाहते हैं, जैसे आप हिंदू हैं, ब्राह्मण है, कुछ भी है, अगर आप दुबई में रहना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया में रहना चाहते हैं, तो आपको अगर पूजा वगैरह करना है तो प्राइवेट में करना है। इतना करना है कि बगल वाले को भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। वही लिखा है कि नॉन मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है वो चाहे तो रह सकते हैं, लेकिन क्या करना है, उनको जो पूजा करना है, जो पूजा पाठ करना है वो प्राइवेट में करना है, ना कि पब्लिक में। वहाँ पब्लिक में क्या हो सकता है, बस जो मुस्लिम है वो अपना पूजा कर सकते हैं, ना कि किसी और धर्म के। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बाकी लोगों के लिए, यानी कि बस मुस्लिम का ही वहाँ राज है। बाकी आप हिंदू हैं, अगर वहाँ जाते हैं, अगर आपको पूजा वगैरह करना है, मंदिर वगैरह जाना है, तो अपने ही घर में करिए और इतने प्राइवेसी में करिए कि बगल वाले को भी पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट में करना है, ठीक है, अलाउमेंट नहीं करना है। तो देख सकते हैं कोई भी आज़ादी या कोई भी अधिकार नहीं दिया गया लोगों को। फिर बात करते हैं औरतों पे। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शन, द टेस्टिमनी ऑफ वन ऑफ इज कंसिडर्ड इक्वल दैट ऑफ टू वुमेन। कह रहा है वहाँ औरतों पे भी काफ़ी ज़्यादा नियम लगाए गए हैं कि वो क्या हो सकते हैं, उनके पास भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन, यानी कि एक इंसान दो औरतों से शादी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यानी कि औरतों पे भी काफ़ी ज़्यादा नियम्स वगैरह लगाया गया है सऊदी अरेबिया में। कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं हमसे कि अगर हमारे लाइफ में अधिकार ना हो तो क्या हो सकता है, हमारा विकास तो होगा लेकिन हमारे पास कोई आज़ादी नहीं होगी। हमारे कंट्री का विकास होगा लेकिन हमारे पास कोई ऐसी आज़ादी नहीं रहेगी कि हम अच्छे से रह पाएँ, कुछ बोल पाएँ गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है।
तो ऐसा होता है कहाँ पे, जहाँ पे आज़ादी नहीं होती है। और जहाँ पे आज़ादी होती है वो हमारा देश देख ही सकते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर तरह के गरीब अमीर सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, सबको इक्वालिटी दिया गया है, सबको राइट्स दिया गया है अधिकार का। ऐसे ही देखते देखते एक और कहानी आती है कहाँ की, कोसोवो की, जो है एथनिक को लेकर, यानी कि देखते हैं कास्ट को लेकर। कास्ट नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम होते हैं, तो ऐसे ही कोसोवो एक शहर है, ठीक है, जहाँ पे दो तरह के लोग रहते थे। एक थे कौन, अल्बानियन, ध्यान से सुनिएगा कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बानियंस थे और दूसरे थे सर्ब। कौन थे, SERB सर्ब्स, अल्बानियन और सर्ब। देखो अल्बानियन की संख्या थोड़ी कम थी। जैसे मान लेते हैं अगर 100 लोग रह रहे हैं उस कोसोवो कंट्री में, कोसोवो एक कंट्री है, ठीक है, तो मान लेते हैं उस शहर में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, कितने लोग रहते हैं, 100 लोग। 100 लोगों से मान लेते हैं 30 लोग कौन है, अल्बानियंस हैं, और बाकी 70 लोग कौन है, सर्ब्स हैं, यानी कि सर्ब या साबुन कह सकते हैं। मतलब स्पेलिंग बस याद रखिएगा। बस कहानी क्या है, दो लोगों के बीच में है, अल्बानियंस और सर्ब। अल्बानियंस जो थे वो क्या थे, वो थोड़ा पर वहाँ पर मतलब चुनाव जीत के वहाँ पर क्या बन गए थे, कंट्री चला रहे थे। क्यों, क्योंकि उनकी संख्या कम थी और लोग थोड़ा अच्छे थे। लेकिन जो सर्ब थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनकी संख्या 70 लोगों की थी। एग्जाम्पल के तौर पे ताकि आपको समझ में आ जाए, तो सर्ब की संख्या 70 लोगों की थी, जिसके वजह से जो सर्ब थे वो चाहते थे कि इस कंट्री में हम राज करें, ना कि अल्बेनियंस राज करें, ठीक है। तो सर्ब उन्होंने क्या किया, कोसोवो में 1999 की बात है, अप्रैल 1999 यानी कि 1999 के, आज से लगभग कितना 24 साल पहले की बात है। उन्होंने क्या किया, एक दिन, ठीक है, एक घर में 74 साल की एक लड़की थी बटीसा नाम की, वो अपने घर में खाना बना रही थी किचन की, और 77 साल की एक ओल्ड हस्बैंड थे इजाज़त करके, वो अपने स्टोव में नहा वहा रहे थे या कुछ काम कर रहे थे। इन दोनों लोग अपने घर में व्यस्त थे। ये लोग कौन थे, अल्बानियंस थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ शहर में धड़ाके, मतलब थोड़ा बम वगैरह फट रहे थे, यानी कि बम क्या हो रहे थे, एक्सप्लोजन हो रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि सर्बिनियंस जो है उनकी आर्मी आएगी और हम लोग को मार के चली जाएगी। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, ठीक है। तो वो लोग अपने मस्त होकर घर में खाना बना रहे थे। कुछ देर बाद अल्बानियंस सर्ब आते हैं, यानी कि सर्ब जो है इनके ट्रूप्स है, आर्मी जो है इनकी आती है, किसकी, सर्ब की, यानी कि जितने भी कंट्री में सर्ब कास्ट के लोग थे उनके जो आर्मी थी वो आती है और इनको मार के चली जाती है, यानी कि इनके फैमिली को मार के देती है, इनके जो घर रहता है उसको जला देती है, और पता नहीं ऐसे शहर में जितने लोग रहते हैं अल्बानियन सबको मार देती है। यानी कि जितने अल्बानियंस रहते हैं कोसोवो में, कोसोवो कंट्री है, उस कोसोवो में जितने अल्बानियंस रहते हैं सबको ये मार देती है। कौन, सर्ब्स मिल के मार देती हैं। जिससे वैसे पता चलता है कि किस तरीके से लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है उनका अपनी कंट्री में जीने के लिए। तो वही कह रहा है कि बहुत बड़ा क्या था, मैसेकर था, यानी कि नरसंहार था। लिखा है ना मैसेकर, इंडिया में भी हुआ था जलियांवाला बाग में, जहाँ पे हज़ारों लोगों को मारा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ऐसे ही एक कोसोवो में हुआ था, जहाँ पे एक शहर में वो लोग आए बंदूक वगैरह लेकर, और जितने भी अल्बानियंस थे वहाँ पे सबको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जिसको कहा गया मैसेकर, यानी कि नरसंहार। किसका, अल्बानियंस का। किसने किया था, सर्ब में। किस कब किया था, अप्रैल 1999 में। इस तरीके से देख सकते हैं कोसोवो में बिना हक के, यानी जो डोमिनियंस वाले थे वो बेचारे गरीब लोगों को क्या किया, यानी कि अल्बानियंस को मार दिए, ठीक है। तो ऐसा होता है बिना अधिकार वाला कंट्री। लेकिन हमारा कंट्री क्या है, अधिकार है, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और सब लोग रहते हैं मिल के, ठीक है। इस तरीके से हमेशा मिल के रहना चाहिए। जब मिल के रहेंगे तो कंट्री का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा, और आप दोनों के बीच में क्या होगी, खुशियाँ भी रहेंगी। लेकिन ऐसे कंट्री में रहेंगे जहाँ पर किसी धर्म कोई नहीं फॉलो किया जाता, किसी धर्म कोई नहीं माना जाता है, या किसी अधिकारी नहीं दिया जाता है, तो ऐसा ही होगा, ठीक है। जहाँ पे लोगों का बस क्या होगा, कत्ल होगा और एक दूसरे को लोग मारते रहेंगे। तो हमारे कंट्री में ऐसा एकदम नहीं होता है। तो ये हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था बिना राइट्स की, यानी कि ऐसी कंट्री जो बिना राइट्स की थी, जिन लोगों के पास कोई राइट नहीं था। अब हम पढ़ेंगे अपनी कंट्री के बारे में, जहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या है, राइट्स मौजूद है। तो एक टॉपिक आता है हमारा सेकेंड टॉपिक, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसी कंट्री, लोकतंत्र वाला देश या जनतंत्र वाला देश जैसे हमारा भारत है, वहाँ पे कौन कौन सी राइट्स हैं, ठीक है। और राइट्स ना रहती तो क्या होता, अभी हमने देखा ही है, काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी, काफ़ी लोग दूसरे को मार रहे थे। अब हम देखेंगे कि ऐसी कंट्री जहाँ पे बहुत सारे राइट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट्स होता क्या है, यानी कि अधिकार किसको कहते हैं। तो व्हाट आर राइट्स, देखो कह रहा राइट्स जो होते हैं ना, वो दावा होता है या क्लेम्स होता है हर एक इंसान का जो उस कंट्री में रह रहा होता है, यानी कि उसका पूरा क्या बनता है, अधिकार बनता है कि वो काम को कर सकता है, उस देश में जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, उस देश में चाहे जिस धर्म को फॉलो करना चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकता है, जिस धर्म की पूजा करना चाहता है उस धर्म की पूजा कर सकता है। वो कश्मीर में भी जा सकता है, और तमिलनाडु में भी जा सकता है, गुजरात में भी जा सकता है, और अरुणाचल प्रदेश में भी जा सकता है। यानी कि जो मन करे उसका वो करे, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, बस वो क्राइम ना करे, ठीक है। क्राइम करेगा तो वहाँ की जो पुलिस होगी, जो अधिकारी होंगे, उनको उठाकर जेल में बंद कर देंगे। तो उसी को हम कहते हैं राइट्स, यानी कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं। तो क्या क्या अधिकार है वो आगे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ बताया गया है,
अधिकार का मतलब क्या है, यानी कि राइट्स का मतलब क्या है, जीना हैप्पीली यानी खुशी खुशी रहना बिना किसी डर के, विदाउट फियर, यानी कि अधिकार उसे कहते हैं जहाँ आप क्या हो, हैप्पीली रह रहे हो, बिना किसी डर के रह रहे हो, और विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेड ट्रीटमेंट, या बिना किसी डर के इसलिए रह रहे हो, मतलब कि आप मान लेते हैं मुस्लिम है या आप सिख हैं तो इसे डर के रह रहे हैं हिंदुओं से, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ आपके पास पूरी खुशी है, आपके पास किसी भी तरह का डर नहीं है, आप जिस धर्म को फॉलो करना चाह रहे हैं उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, या आप बदल भी सकते हैं धर्म को। आप हिंदू हैं तो मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम है तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, क्रिश्चियन है तो जो मन करे वो बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रेम से रहना है, किसी भी तरह का हिंसा नहीं करनी है, उसी को हम बोलते हैं राइट्स या अधिकार। फॉर दिस वी एक्सेप्ट अदर्स टू बिहेव एज सच अ वे दैट डज नॉट हार्म, यानी कि उस जगह पे रहना या उस अधिकार में रहना जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई बड़ा आदमी हो तो आप छोटे आदमी को हर्ट कर रहा है, ठीक है, उसे हम नहीं कहेंगे। ऐसा अधिकार जो सबको बराबरी का मिले, यानी कि इक्वली मिले, ठीक है। आवर एक्शंस शुड नॉट आल्सो हार्म और हर्ट अदर, हमारे एक्शन जो होंगे, जो हमारे कार्य होंगे, वो दूसरे को हार्म या हर्ट नहीं करेंगे, यानी कि दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। वैसी जगह को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ पे एक दूसरे के लोग सम्मान करते हैं, किसी की इज्जत या नहीं उतारते या किसी को मारते वगैरह नहीं है, जैसे हमारा कंट्री। सो अ राइट इज पॉसिबल व्हेन यू आर मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल ऑफ अदर्स। कह रहा राइट या अधिकार वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर लोग एक दूसरे को क्या करें, रिस्पेक्ट नज़रों से देखें और एक दूसरे के धर्म को क्या करें, सम्मान दें। जैसे इंडिया में होता है, हिंदू वाले मुस्लिम को सम्मान देते हैं, मुस्लिम वाले हिंदू को सम्मान देते हैं, वैसे ही सारे धर्मों में होता है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई में सब में होता है। तो ऐसा ही करना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तभी क्या होगा, हम लोग शांति से रह सकते हैं, किसी का भी जान नहीं जाएगा। यू कैन नॉट हैव राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर, आपके पास कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को क्या कर सकें, हार्म कर सकें। ये क्या होगा, ये कानून के खिलाफ होगा। तो आप जब कानून के खिलाफ जाएंगे तो कानून आपको उठा के जेल में बंद कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से लोगों को क्या हो, हर्ट हो या उनको नुकसान पहुँचे। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर से कह रहा है आज से लगभग 200 साल पहले, कितना 2 साल पहले नहीं, 200 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, 200 ईयर अगो, पहले जो औरतें थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी कि जो वुमेंस थी इंडिया की, इंडिया के किसी भी कंट्री में उनको अधिकार नहीं था वोट देने का। तभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस 200 साल पहले किसी भी कंट्री में मैक्सिमम राइट टू वोट नहीं था किसी औरतों को। और जब कोई ऐसा बोलता था कि औरतों को भी अधिकार होना चाहिए वोट देने का, तो बहुत ही स्ट्रेंज लगता था, यानी कि अजीब लगता था, क्या औरतों को भी अधिकार मिलेगा वोट देने का। तो ऐसा लोग सोचते थे कि यार औरतें कैसे वोट देंगी, उनके पास कौन सा अधिकार, उनका काम तो बस खाने में, घर में रख के खाना बनाना है। पहले के लोग ये सोचते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, आप देख सकते हैं, चाहे औरतें हों, चाहे मेल हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बस कोई भी हो, बस 18 साल के ऊपर होना चाहिए, वो वोट दे सकता है। तो ये पहले की दिक्कत थी जो अब नहीं है। तो पहले राइट्स नहीं थे औरतों के पास, लेकिन अब क्या है, मैक्सिमम कंट्री में राइट्स दे दिया गया है औरतों को भी, वो भी क्या कर सकती हैं, वोट दे सकती हैं, कहीं भी घूम सकती हैं, किसी भी के साथ शादी कर सकती हैं, जो चाहे वो कर सकती हैं, बस कानून नहीं तोड़ना है, ठीक है। अब देखो कह रहा टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोट इन सऊदी अरेबिया अपीयर स्ट्रेंज, लेकिन आजकल के समय में, यानी कि 2020 के समय में भी आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में क्या है, ये अभी भी स्ट्रेंज माना जाता है कि औरतों को अधिकार नहीं है। पहली बार तो सऊदी अरेबिया में कोई इलेक्शन ही नहीं होता है वैसे भी, और इलेक्शन होता भी होगा तो औरतों को अधिकार नहीं दिया जाता है वोटिंग करने का। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि अभी भी, यानी 2020 में भी ऐसी कौन सी कंट्री है जो देश औरतों को अधिकार नहीं देता है वोटिंग करने का। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया ऐसी कंट्री है जो अभी भी 2020 में भी क्या कर रही है, औरतों को अधिकार नहीं दे रही है वोटिंग करने का। तो देख सकते हैं कुछ कंट्री है ऐसी। अब इसके बाद आता है वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में अब राइट्स की क्यों जरूरत होती है। अभी हमने देखा 3 कहानियों में। तो पहला आता है हमारा राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर देखो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे हमारा भारत है, अगर हमारे पास राइट्स नहीं रहता तो हम कैसे अपने राजा को या सीएम को या पीएम को, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो वही कह रहा है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सबके पास अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। सबके पास अधिकार होने चाहिए क्या करने के लिए, अपने सीएम या पीएम को चुनने के लिए, तभी तो कंट्री डेमोक्रेटिक होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है। देखो फिर कह रहा है कुछ राइट्स ऐसे भी हैं जो गरीब लोग होते हैं, यानी कि जो मतलब थोड़ा लोअर कास्ट के लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, मिनॉरिटी होते हैं। मिनॉरिटी यानी कि ऐसे ग्रुप के लोग जो थोड़ा कम पाए जाते हैं, जैसे कि बुद्ध धर्म के लोग, ठीक है। और क्या हो गए, मुस्लिम वगैरह हो गए, वो भी थोड़ा कम मात्रा में है। और क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गए, ये भी कम मात्रा में है। तो ऐसे लोगों की संख्या में कम होते हैं, तो इसकी वजह से इनको भी थोड़ा आज़ादी मिल सके, इनको भी इक्वालिटी का फंडामेंटल मिल सके, राइट्स मिल सके। तो इसलिए इनको भी क्या होता है, राइट्स वो दिया जाता है हमारे भारत में। इसलिए सब धर्म को, यहाँ जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको बराबर माना जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हो सकता हो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, उसके लिए आई एम सॉरी, मजबूरी है पढ़ाना, क्या कर सकते हैं।
तो उस पर ध्यान मतलब देखिएगा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ बस उस पर ध्यान सुनते रहिए, ठीक है। तो इसलिए राइट्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं ताकि हर कास्ट के लोगों को, हर धर्म के लोगों को क्या मिल सके, इक्वली राइट्स मिल सके वोटिंग करने का। अब चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, ठीक है। सबको अधिकार मिलना चाहिए क्या करने का, जीने का और वोटिंग करने का। इसके बाद टॉपिक आती है हमारी तीसरी टॉपिक, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम देखा कि पहला टॉपिक क्या देखा कि अलग अलग देशों में उन देशों के बारे में जाना जहाँ पे राइट्स नहीं थे। फिर आया हमारे भारत में कि राइट्स होना क्यों चाहिए और क्यों ज़रूरी है, ये हमने देखा। अब आते हैं कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो हमारे पास हैं पहले से, ठीक है। देखते हैं, देखो पहला सबसे राइट होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर किसी भी कंट्री या किसी भी समुदाय, कंट्री छोड़ देते हैं, किसी भी समुदाय के साथ, समुदाय यानी किसी भी ग्रुप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, किसी भी कास्ट के साथ, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर उसके साथ कोई क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको गाली वगैरह दे रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है, तो वो इलीगल है, ठीक है। तो उसको देखते हुए आप क्या कर सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखिए वो इंसान है, उस कास्ट के लोगों के साथ परेशान कर रहा है। तो इसे कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर आपके पास कोई बदतमीजी कर रहा है, पड़ता पाया गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक FIR लिखवा सकते हैं। तो उसे कहते हैं आपके पास ये पूरा पूरा अधिकार है अपने खिलाफ या दूसरों के खिलाफ क्या होने के लिए, और कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप केस करा सकते हैं। फिर कह रहा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि हर एक इंसान के पास क्या क्या है, पढ़ने का अधिकार है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर जगह, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, क्या किया है, प्राइमरी स्कूल खुलवाया है बच्चों के लिए, जहाँ पर फीस क्या है, 1-2 रुपये है। 1-2 रुपये तो सबके पास होते हैं, तो उतने पे आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं अच्छी खासी मात्रा में, जिसकी वजह से हर एक इंसान क्या कर सकता है, पढ़ सकता है और शिक्षित हो सकता है। फिर आता है तीसरा हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ क्या, धर्म, यानी कि हर इंसान के पास अपने धर्म को फॉलो करने के लिए पूरी अधिकार है। अब चाहे तो हिंदू धर्म को फॉलो करिए, चाहे तो मुस्लिम धर्म को फॉलो करिए, या बौद्ध धर्म को फॉलो करिए, या जिस धर्म को भी फॉलो करना हो उस धर्म को फॉलो करिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला। कहाँ पे, इंडिया में। उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। हमारे पास पूरी आज़ादी है कहीं भी जाने का, कहीं भी कुछ भी बोलने का। हम गवर्नमेंट चाहें तो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब गाली नहीं देना उनको, लेकिन हम कुछ भी चाहें तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट कोई नियम लाया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आप इस नियम को क्यों लाना चाह रहे हैं, आपका मोटिव क्या है। इस वजह से आपके पास पूरा अधिकार है, आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, और आप कहीं भी जा सकते हैं। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जो भी हमारे संविधान में लिखा है उसको हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि लास्ट क्या है, राइट टू इक्वालिटी। और भी कई सारे नियम्स हैं, लेकिन मेन यही है फंडामेंटल राइट जो हर इंसान को जानना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि ना मेल में ना फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना अदर कास्ट में ना अदर कास्ट में, यानी कि हिंदू मुस्लिम में या किसी भी धर्म का हो गया, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चाहे ब्लैक पीपल हो, चाहे वाइट पीपल हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सबको लोग क्या माना जाता है, इक्वालिटी माना जाता है, यानी कि इक्वल माना जाता है। इसी को बोलते हैं हम इन शॉर्ट में फंडामेंटल राइट्स। तो कितने होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। कौन कौन से, पहला राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, दूसरा एजुकेशन, तीसरा क्या है धर्म को लेकर, और चौथा क्या है फ्रीडम, पांचवा ये है, छठवा ये है इक्वालिटी। तो एग्जाम में ये आता है हमेशा, और कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, ठीक है। 6 नंबर का भी आ सकता है। 6 नंबर का कब आएगा, जब तीनों को बोलेगा थोड़ा थोड़ा लाइन लिखने के लिए, यानी कि एक लाइन से राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, इसका 1-2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, अपनी भाषा में लिख दीजिए कुछ भी। मतलब जानते हैं इसका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जो क्या कर दे, दूसरों को टॉर्चर करे या कोई इलीगल काम करे, ठीक है, जिसकी वजह से परेशानी हो किसी तीसरे को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह बना के। तो हर 2-2 लाइन लिख देंगे, 6 नंबर का आएगा। 3 नंबर का आता है तो क्या करेंगे आप, बस आप नाम लिख देंगे 6 का, तभी आपको पूरा नंबर मिल जाता है। अब देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सबको बराबर से देखना, एक नज़रिए से देखना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे कुछ भी हो। क्या करना है, बस उसको इक्वली ट्रीट करना, जैसे हम हैं वैसे वो भी इंसान है। ऐसा नहीं है कि हम एलियन है वो इंसान है, हम मार्स से हैं तो जुपिटर से है, सब लोग भाई पृथ्वी के ही वासी हैं। तो इसीलिए सबको क्या दिया गया है, इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है। जो भी मैंने बताया है वहाँ पे यही डिटेल में लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। कोई कह रहा है एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक को जो इंडिया में रहता है, प्राइम मिनिस्टर से लेके स्मॉल किसान तक, जो छोटे छोटे किसान होते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, या गांव में जो छोटे छोटे लॉज होते हैं सबको ले, यानी कि मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेके छोटे छोटे किसानों तक भी क्या है, राइट्स इक्वल है। जितना राइट्स किसके पास है, मोदी जी के पास है, उतना राइट एक कॉमन लोग के पास भी, यानी जो चीज़ वो कर सकते हैं वो भी चीज़ ये भी कर सकते हैं, बस पावर अलग अलग है, ठीक है। लेकिन राइट्स क्या है, अधिकार दोनों का सेम है, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है। ये राइट्स हमको कौन दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमारा भारतीय संविधान दिया है, इसलिए टॉपिक का नाम भी है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि
जो अधिकार है हमारे किसमें, भारतीय संविधान में। तो पहला राइट्स क्या है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो, सबको बराबर से देखना है, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देखना है। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट दिया है, एवरी सिटीजन हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल। जैसे क्या होता है जहाँ पे राइट्स नहीं होते हैं इक्वालिटी के, जैसे मान लेते हैं कुछ कंट्री है, जैसे मान लेते हैं कोरिया है, ठीक है, कोरिया मान लेते हैं राइट इक्वालिटी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे वो बड़े बड़े दुकानों में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, उनको तुच्छ माना जाता है, यानी कैसे माना जाता है कि वो बहुत गरीब लोग हैं, वो हमारे दुकानों में नहीं आ सकते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, चाहे आप कितना भी गरीब हो, चाहे आप कितना भी अमीर हो, आप जहाँ चाहे उस दुकान में जा सकते हैं, आप जिस चाहे उस रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जिस होटल में चाहे उस होटल में जा सकते हैं, जिस सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं उस सिनेमा हॉल में जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आपको कोई रोकता है ये करके कि आप मुस्लिम हो या आप बौद्ध धर्म के हो, आप हिंदू हो या कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुलिस को बता सकते हैं कि देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है, राइट टू इनइक्वालिटी कर रहा है, मेरे साथ मतभेद कर रहा है, या क्या कर रहा है, मुझको अनट्रीट कर रहा है, मुझे इल ट्रीट कर रहा है, मुझे मतलब बेदखल कर रहा है इससे, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और उसको सजा भी देगी। इस तरीके से आप क्या है, आपके पास पूरा इक्वालिटी अधिकार है, ठीक है। तो पहला अधिकार हमने देखा क्या था, राइट टू इक्वालिटी। ऐसे ही हमारा इक्वालिटी आता है स्पोर्ट में, यानी कि हर एक इंसान के पास उतना ही अधिकार है जितना कि अमीर इंसान के पास है, ठीक है। वो भी हर क्रिकेट में जाके खेल सकता है, यानी किसी भी कहीं क्रिकेट हो रहा है तो उसमें जाके हिस्सा ले सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो दौड़ सकता है, वो स्विमिंग कर सकता है, और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। और साथ ही साथ हर सिटीजन को, यानी कि हर नागरिक को क्या है, इक्वली चांस है कि वो क्या कर सकता है, एक जॉब ले सकता है जो गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, हमने पढ़ा था चैप्टर 6 में या चैप्टर 5 में कि गवर्नमेंट किस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, यानी कि एससी और एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ सीटों को क्या किया, उसने फिक्स कर दिया है कि इन सीटों को बस गरीब बच्चे ही बैठ पाएंगे। तो उसके इसलिए किया गया है ताकि जो गरीब लोग हैं उनको भी पूरा मौका मिल सके क्या पाने के लिए, आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, एक एसआई बनने के लिए, हर चीज़ बनने के लिए उनके लिए कुछ सीटें फिक्स कर दिया गया है कि उन सीटों पे और कोई नहीं आएगा, बस उन सीटों पर कौन आएगा, एससी और एसटी आएंगे, ठीक है। तो कितना भी कम नंबर लाएंगे, अगर उनके पास ज़्यादा मतलब कह सकते हैं लोग नहीं रहेंगे, तो उनको जो भी लोग रहेंगे उनको बनाया जाएगा, एसआई वगैरह यूपीएससी वगैरह निकाला जाएगा। तो ये सब मतलब इसलिए किया जाता है ताकि गरीब लोग भी ऊपर आ सकें, उनका जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उससे ऊपर आ सकें और वो भी अच्छा खासा लाइफ जी सके हमारी तरह, ठीक है। तो सारा चीज़ कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट क्यों करती है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट आज़ादी वाला है, जहाँ पे लोग उनको चुनते हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब सब एक जो भी चीज़ है इक्वालिटी पे बेस्ड है। कब होगा, जब इक्वालिटी होगी, जब लोगों के बीच में क्या होगा, इक्वली होगा, ना कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिमों में क्या हो रहा है, फाइट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है भारत में। सबको क्या है, इक्वालिटी का चांस मिला हुआ है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। मैंने बताया ना कि सबको आज़ादी मिली हुई है, अब जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बस अब क्या करना है, गलत काम नहीं करना है या गलत चीज़ें नहीं बोलनी है जिसकी वजह से दूसरे को हर्ट हो, ठीक है। आप चाहे घूम सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, पंजाब में जा सकते हैं, तमिलनाडु जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, जहाँ मन करे वहाँ जाइए, किसी भी कंट्री जा सकते हैं घूमने के लिए। बस आपको क्या करना चाहिए, आपका जो पास है जो क्लियर रहना चाहिए, किसी का मर्डर वगैरह ना कर रहे हो, ठीक है, आप पूरी तरह से क्लीन हो। और क्या है, देखो राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है, हमारे पास पूरा अधिकार है कोई भी चीज़ स्पीच या एक्सप्रेस करने का। जैसे मान लेते हैं हम गवर्नमेंट से कुछ मांगना चाहते हैं या कुछ हमसे शिकायत है, तो हम कह सकते हैं फ्रीली, पूरी आज़ादी है, हम गवर्नमेंट कोई भी कुछ नहीं कर सकती। यदि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये गवर्नमेंट गलत है, तब भी गवर्नमेंट हमको जेल में नहीं बंद करेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये आज़ादी है, हमको ये फ्रीडम दिया गया है संविधान के द्वारा कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। बस उनको क्या करना है, गाली वगैरह नहीं देना है, प्यार से बोलना है कि आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको बोलने के बजाय तो आपको गवर्नमेंट उठा के जेल में बंद कर देगी। ऐसा करेगी तो क्या है, नियम को तोड़ रही है, तो उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगी अगर ऐसा करेगी तो आपके पास पूरा अधिकार है अपने स्पीच को और अपने एक्सप्रेशन को बयां करने का, ठीक है। आपके पास पूरा क्या है, आज़ादी है पीसफुल मैनर में। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, कोई भी आप पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं, आप कोई नहीं रोकेगा आपको। कहीं भी रैली कर सकते हैं पूरे कंट्री में। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं भी किसी कंट्री में बाहर भी जा सकते हैं, कहीं भी कंट्री में भी घूम सकते हैं, ठीक है। कहीं भी किसी कंट्री में, राज्य या डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं, कोई नहीं कुछ करेगा आपको। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी काम आप कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, जो मन कर चाहे वो कर सकते हैं, आप कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर सबको आज़ादी मिली हुई है। अब देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन क्या होता है, अब इसी को डिटेल में बताया है। एग्जाम इसलिए मैं कह रहा हूँ, और डिटेल में आएगा 6 नंबर में, तो फ्रीडम कोई भी 2 पॉइंट उठा कर लिख दीजिएगा कि फ्रीडम है हमारे पास स्पीच और बोलने का,
फ्रीडम है किसी भी पार्टी में फॉर्म करने का, फ्रीडम है हमको कहीं भी जाने का, तो 2-3 पॉइंट लिख देंगे अपने बना के, तो आपका आंसर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहना क्या चाह रहा है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि अगर मैंने बताया ना कि आपको कोई शिकायत है, ठीक है, गवर्नमेंट से, तो अगर आप शिकायत वो दर्ज कराते हैं किसी पुलिस स्टेशन में कहीं भी कि मुझे इस सरकार से ये शिकायत है, उसने मेरा बात नहीं सुने या मैंने जो कहा वो मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बदले में गवर्नमेंट आपको उठा के जेल में नहीं डालेगी, आपकी बल्कि सपोर्ट करेगी। अगर आपको जेल में डालती है तो इसका मतलब क्या कर रही है, वो कानून को तोड़ रही है, जिसकी वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, फिर उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास पूरा अधिकार है कोई भी क्या करने का, स्पीच देने का। जैसे ये आंटी जी हैं, दिख रहा है ना आंटी जी को, क्या कर रही हैं, माइक पे खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद चिल्ला रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास पूरी आज़ादी है हर एक चीज़ करने का, हमको किसी से भी क्या ना डरना नहीं है। ठीक है, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरी कानून है जो पूरे किसी और कंट्री में नहीं है। ठीक है, तो कभी हमको डरना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे भी दिया है कि हमारी मांगें पूरी करो। इस तरह से आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव में क्या कर सकते हैं, आप रैली निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पास क्या है, आपके पास आज़ादी है। तो वही कह रहा है, एवरी सिटीजन हैव टू फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स। हर सिटीजन के पास, उनके पास पूरा अधिकार है कि वो मीटिंग कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कुछ कॉलेज के स्टूडेंट है, उनको क्या है, उनकी फ़ीस बढ़ गई है, उनके हॉस्टल की फ़ीस बढ़ गई है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उनसे वो कहेंगे, क्या करेंगे, रैली निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे कि हमारे स्कूल का फ़ीस कम करिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फ़ीस हम नहीं दे पाएंगे, हमको पढ़ना है, हमारी फ़ीस कम करिए, हमसे लूटा जा रहा है पैसा। तो इस तरीके से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी किसी भी तरह का इंसान क्या कर सकता है, रैली वगैरह निकाल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप रैली निकालेंगे तो गवर्नमेंट आपको उठा के जेल में बंद कर देगी या गोली मार देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बस आपको गलत काम नहीं करना है। फिर कह रहा है, सिटीजन हैव टू फ्रीडम टू ट्रेवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरे देश में आप कहीं भी जा सकते हैं, मैंने बताया ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जा सकते हैं। लाइफ और पर्सनालिटी लिबर्टी, हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बार बार एक ही चीज़ वो बता रहा है कि मतलब आपको मतलब क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, देखते हैं। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन अ कस्टडी विल हैव टू बी इन्फॉर्म द रीज़न फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। जैसे अभी हमने देखा था, वहाँ पे अमेरिका के कुछ आदमी थी जिसने 600 लोगों को क्या कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था, और उनके लोगों को नहीं बताया था। इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर पुलिस, ठीक है, कभी भी आपको अरेस्ट करती है बिना बताए, तो समझ लीजिएगा आप क्या कर रही है, गलत काम कर रही है। आपको बताएगी कि आपने क्राइम क्या किया है, तब आपको अरेस्ट करेगी। उससे पहले जब आपको जेल में बंद करेगी, उससे पहले आपके परिवार को इन्फॉर्म करेगी कि आपको, आपका लड़का है ये अरेस्ट हो गया है, इस काम के लिए अरेस्ट हुआ है, सब चीज़ बताएगी आपको। बिना अगर बताए कर रही है तो आप क्या करेंगे, आप उनके ऊपर केस डाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखाया जा रहा है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड, एक इंसान जो अरेस्ट हो रहा है, डिटेन हो रहा है कस्टडी में, उसको क्या किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, जिसको अरेस्ट किया रहा है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप गलती क्या किए हैं। ठीक है, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड, उसके बाद ये भी कह रहा है कि इंसान जो अरेस्ट हो गया 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसको जज के सामने शामिल करना पड़ेगा, मतलब पेश करना पड़ेगा। जिससे मान लेते हैं आप अरेस्ट हो गए कहीं, ठीक है, गलती से पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, और आपको 24 घंटे के अंदर आपको क्या हुआ, जज के सामने, मतलब वो लोग लेके नहीं गए, तो फिर भी गलती किसकी है, पुलिस वालों की है। तो फिर भी चाहे तो आप फिर से कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है और ये तक अभी तक हमको जज के सामने नहीं लाया गया है, क्यों, पुलिस उसका जवाब देगी। ठीक है, तो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना है, आपको मजिस्ट्रेट के सामने शामिल करना है, ताकि आपको न्याय मिल सके। सच अ पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, इंगेज लॉयर फॉर हिज डिफेंस। अगर आपको कोई मान लिया अरेस्ट करता भी है, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता, जब तक मेरा वकील नहीं आ रहा, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपके पास पूरा अधिकार है, आप बोल ही नहीं सकते हैं, भले ही आपको इतना मार पीट जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप फ़ोन करेंगे वकील के पास, आपका जो भी वकील होगा फैमिली का, उसके पास फ़ोन करेंगे, बताएंगे कि लोगों ने, पुलिस जो है मुझको उठा के लाई है, तो आपको बताएगा कि कुछ भी बोलिएगा मत। ठीक है, तो आपको मतलब आपको करना है ऐसा, तो आप कुछ बोलेंगे नहीं जब तक आपका वकील नहीं आता। ठीक है, अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको आपकी बातों को फंसा करके आपको मुजरिम बना देंगे, तो आपको कुछ नहीं बोलना है जब तक आपका वकील नहीं आ जाता। तो इस तरीके से आपके पास पूरा अधिकार होता है क्या करने का, जीने का और बेहतरीन से जीने का। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी भी अगर कहीं किसी के साथ क्या हो रहा है, बदतमीजी हो रहा है, तो क्या गलत है, तो उसके पास भी पूरा अधिकार है क्या करने का, इसको ख़त्म करने का। तो वही कह रहा है, वंस द राइट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, जब एक बार लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और बराबरता का हक दे दिया गया है, तो किसी भी इंसान को ये
क्या है, परमिशन नहीं दिया गया कि एक दूसरे इंसान को वो परेशान करे, टॉर्चर करे या उसको क्या करे, रैगिंग करे। तो किसी भी धर्म के लोग दूसरे धर्म को लोग परेशान नहीं कर सकते, यानी किसी भी कास्ट के लोग भी दूसरे कास्ट को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, राइट्स अगेंस्ट आ जाएगा एक्सप्लॉयटेशन के। अगर कोई ऐसा पाया गया, पुलिस उसको उठा के जेल में बंद कर देगी जब आप उनको बताएंगे कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और मेरे साथ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरे धर्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मेरे जात को गलत सलत बन रहे हैं, तो उनको सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि किसी भी धर्म को आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने बताया ना, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बस वही चीज़ यहाँ लिखा है, मैं समरी बता दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे ही आपको समझना ही है। तो इसका मतलब जानिए, राइट मतलब अधिकार और फ्रीडम मतलब आज़ादी। और किसकी आज़ादी, धर्म का आज़ादी। तो आप जिस धर्म को चाहें उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रुकने टुकने वाला नहीं। आप हिंदू चाहें तो हिंदू को फॉलो करिए, मुस्लिम चाहें तो मुस्लिम को फॉलो करिए, बुद्ध को अपनाना चाहते हैं जो सबसे अच्छी बात है, क्या है, बुद्ध धर्म। मतलब मैं हिंदू खुद हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब लोग बुद्ध धर्म को अपनाएं, क्योंकि जो बुद्ध धर्म है ना, जो बुद्ध धर्म है वो यही कहता है कि अपने अंदर लालच रखना ही नहीं है। सोचो जब लालच ही नहीं होगा तो लोगों के अंदर किसी भी तरह का लालच ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है लालच होती है, लालच के चक्कर में लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, रेप वगैरह करते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म है वो बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए जो बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया और सारी बहुत बड़ी कंट्री हैं, उसे बौद्ध धर्म को ही फॉलो करती है। और आप देख सकते हैं कि वो कितना आगे चले गए हैं बस इस चीज़ को लेकर, बाकी सब धर्मों को उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो इसीलिए कहते हैं लालच बहुत बुरी वाला है। तो बौद्ध धर्म इसी को सबसे पहले कहती है कि अगर आप बौद्ध धर्म में आ रहे हैं, ठीक है, अगर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो आपको सबसे पहले लालच छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लालच छोड़ देंगे तो ऐसे ही आपका पूरा जीवन साधुमय हो जाएगा, आप कोई गलत काम करेंगे ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से कहता है आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बुद्ध धर्म को फॉलो करिए, आप जिस धर्म को चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्या कर रहा है, कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि नहीं तुम ये धर्म को फॉलो करो, तो आप फिर भी क्या कर सकते हैं, पुलिस में जाके कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं कि देखिए ये इंसान है, ये मुझे बोला है ये धर्म फॉलो करने के लिए ज़बरदस्ती, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जिस धर्म को चाहे उस भगवान की पूजा कर सकते हैं। वही लिखा है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपरेट द रिलीजन। किसी भी धर्म की पूजा करिए, किसी धर्म को मानिए और किसी भी धर्म की रक्षा करिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि हर एक इंसान के पास पढ़ने का अधिकार है और हर एक इंसान के पास पूरा अधिकार है क्या करने के लिए, अपने कल्चर को फॉलो करने के लिए। जैसे मान लेते हैं अब जो गरीब बच्चे आप लोग सोचेंगे कहाँ पढ़ेंगे, मैंने बताया पीछे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, हर मज़ारे पे क्या किया है, एक गवर्नमेंट स्कूल खुलवाया है जहाँ पर फीस कितनी लगती है, 1 से 2 रुपया लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये लगेगी। तो इतना पैसा तो हम दे ही सकते हैं मंथली, वो भी। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर इंसान क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा है पॉइंट में, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव द राइट टू कंजर्व इट, यानी कि जो भी अलग अलग तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बस यूपी में ही है, मेघालय में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे आप, हर कंट्री में हर राज्य में क्या मिलेगा आपको, ऐसा स्कूल मिलेगा जहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल होंगे जहाँ पर लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषाओं में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आपको इंग्लिश नहीं बताया जाता है, आपको लोकल भाषाओं में समझाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। उसी को कहते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो अपने संस्कृति के बारे में जानते हैं हम लोग, अपने धर्म के बारे में जानते हैं। अब देखो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट्स, यानी कि जो भी हमें अभी राइट्स पता चले हैं 6 के 6, उनको हम कैसे बचा सकते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है, जो सांसद वगैरह होते हैं या जो विधायक होते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले, वो इन राइट्स का दुरुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ पुलिस वाले हैं, आप लोगों को अरेस्ट कर लेंगे और 2-2 3-3 दिन तक आपको मारते पीटते रहेंगे और आपको ना फैमिली को पता बताएंगे, ना कोर्ट्स के सामने पेश करेंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, जैसे भी किसी हालत में वहाँ से भागिए और क्या करिए, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए और बताइए कोर्ट को कि पुलिस वालों ने मुझे ज़बरदस्ती उठा लिया था, मेरी फैमिली को भी खबर नहीं किया था और 24 घंटे के अंदर मुझे आपके सामने पेश भी नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या करेगी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट, इनको या सस्पेंड कर देगी या क्या करेगी, इनको सज़ा देगी जो इनको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे हम कैसे कई सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार को बचा सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है तो क्या करेंगे, आप अपने कोर्ट में जाएंगे और नहीं कहीं सुनाई दे रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे, आप कहीं ना कहीं जाइए और अपने अधिकार को क्या लाइए, फिर से डिमांड में लाइए। तो कौन कहता है, हमारा संविधान कहता है, वही लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि जो भी संविधान में लिखा जा चुका है उसको कोई भी दोबारा मिटा नहीं सकता, चाहे पुलिस हो, चाहे विधायक हो, चाहे MLA हो, चाहे कुछ भी इंसान हो,
आप चाहें, आपके पास इतना हिम्मत है तो आप लड़िए सिस्टम से और जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, जस्टिस है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास हाई कोर्ट है, जो किसी को भी नहीं सुनता, जो आप सिर्फ न्याय की सुनता है। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आप क्या हो, सही होना चाहिए, आप कोई गलत काम ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से अपने राइट्स को बचा सकते हैं। तो बस इतना था चैप्टर हम लोग का, ठीक है। बाकी मिलते हैं क्लास 10th में, तब तक के लिए आप इस चैप्टर में या क्लास 9 में तो आप करके आइएगा। तो आप कैसे करेंगे, जो भी आंसर होगा आप बस पॉइंट में लिख के चले आइएगा। SST में या साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में, कहीं भी लिखेगा, बस आप क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट में लिख के चले आएंगे, जिसकी वजह से जितना आपका पॉइंट होगा उतना आपको नंबर मिलेगा। यानी कि 5 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। 3 नंबर का है तो मिनिमम कम से कम आपको 3 पॉइंट लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब आप पॉइंट में आंसर लिखते हैं तो मैडम या सर को लगता है कि हाँ ये लड़का क्या है, अच्छा है, और वो लाइन को पढ़ते हैं और आपको नंबर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी आप क्या करते हैं, उसको पैराग्राफ में लिख के चले आते हैं कुछ भी भर के। तो उसको पैराग्राफ में मत लिखिए, उसको भी पॉइंट में लिखिए। जब आप पॉइंट में लिखेंगे तो टीचर को ऐसा लगता है कि भाई पैराग्राफ में लिखेंगे क्या करेंगे, मैडम ऐसे काट के चली जाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही चीज़ जब आप पॉइंट में लिखे रहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ दो नंबर तो मिल ही जाएगा 4 नंबर में से, ठीक है। तो हमेशा आंसर क्या लिखिए, आप पॉइंट में लिखिए और समझ के लिखिए, ठीक है। तो थैंक यू, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं क्लास 10th में।